नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, थोड़ा लंबे समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कारण थे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। हमारा आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये मेंटेनेंस के उस स्टेज पर आधारित है कि जब मेंटेनेंस हो जाता है और मेंटेनेंस होने के बाद व्यक्ति जो है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो कंडीशन होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब मेंटेन ऑर्डर हो चुका है, व्यक्ति वाइफ को मेंटेन दे रहा है नहीं दे रहा है डजेंट मैटर, लेकिन जो ऑर्डर हुआ है मालूम पड़ता है कि आज वो जितना कमा रहा है इन फ्यूचर वो कम कमाने लग गया है। कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए दोस्तों? इसका प्रोविज़न दिया हुआ है सीआरपीसी में सेक्शन 127 में, जिसमें कि क्लियरली मेंशन है कि अगर परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं पति की और मालूम पड़ता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक हो गई है, तो पति जो है कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पहले किया था उसको कम कर सकती है और कम करती है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों जजमेंट्स हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बहुत सारे जजमेंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं। और मतलब कि ये इतना कठिन प्रोसेस नहीं, बस आपको ये साबित करना पड़ता है कि मैं जितना पहले कमाता था उसके मुकाबले अब मैं कम कमा रहा हूँ, या पहले जो सिचुएशन थी उसके मुकाबले आज की सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क आ गया है। जब आप इस पॉइंट को कोर्ट के सामने पुटअप करते हैं तो सीधी सी बात है, कोर्ट को उसको कंसिडर करना ही पड़ता है और कोर्ट जो है आपका भरण पोषण जो है उसको, जो आप पे ऑर्डर हुआ था उसको कम कर देती है। तो इस धारा का प्रयोग दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि किसी इंसान की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर आपकी सैलरी कम नहीं भी हुई है, सैलरी उतनी ही मिल रही जितनी पहले मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हैं कि आपको लगता है कि जितना भरण पोषण अभी आप वाइफ को दे रहे हैं भविष्य में उतना दे पाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में अब आपकी वाइफ तो रह नहीं रही है, लेकिन आप उसको भरण पोषण दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। किसी को कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है, आपको उसका भी ध्यान देना है। कोई आपकी फैमिली में ही है, या आपकी मदर हैं, या कुछ फादर हैं, या कोई और है जिन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो सीधी सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप जो हैं कोर्ट में जाकर सेक्शन 127 अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई कंडीशन पैदा हो गई है कि आपको ही कोई गंभीर बीमारी हो गई है, उस कंडीशन में भी आप जो हैं कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस को कम करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। जब कभी भी आप मेंटेनेंस का केस लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि आप की सैलरी बहुत कम है, वाइफ केपेबल है, तो इस पॉइंट पर ही जोर जरूर दें। दूसरी बात है कि अगर आप मेंटेनेंस देने में असफल रहते हैं तो साफ साफ मेंशन किया हुआ है सेक्शन 125 में कि बिना किसी पर्याप्त कारण के अगर वो असफल रहता है तो सीधी सी बात है कि आप कोर्ट में इस चीज़ को साबित करें कि आप असफल हुए मेंटेनेंस देने में, लेकिन आपके पास मेंटेनेंस ना देने का पर्याप्त कारण था। जब अगर आप इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं तो कोर्ट की इतनी मजाल नहीं कि कोर्ट आपको जेल भेज दे। दूसरी बात है कि कोर्ट पहले स्टेज में जेल नहीं भेज सकती है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। कोर्ट को सीआरपीसी धारा 421 की कार्यवाही करनी पड़ेगी। कोर्ट सीधे जेल नहीं भेज सकती है। कई मामलों में ये देखा गया है कि जेल भेज दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन है कि आप सीधे उसको जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि ये उनके आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का में जो राइट मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, इसका वायलेशन है। वो कोर्ट को धारा 421 के तहत कार्रवाई करनी है और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके ऊपर भरण पोषण ऑर्डर हुआ है उसके खिलाफ कलेक्टर को आदेश जारी करना है कुर्की का। उसके बाद कलेक्टर अपनी कार्रवाई करेगा। उस व्यक्ति से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं कलेक्टर उसको सीज करके उसके माध्यम से भरण पोषण दिलाने की कार्रवाई करेगा।
ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो कलेक्टर कुछ नहीं करेगा, कलेक्टर रिपोर्ट बना देगा और रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज देगा कि इनके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो सीज कहाँ से करेंगे। तो इसमें फिर ये होगा कि आपको कोर्ट अब कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे भी जजमेंट आए हैं कर्नाटका हाईकोर्ट वगैरह के, जहाँ पर पति के पास कुछ भी नहीं था, कार्रवाई की गई, पति के ना बैंक अकाउंट में कोई ज़्यादा पैसा, ना पति के नाम पे कोई प्रॉपर्टी, तो हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपके पति के पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कार्रवाई करें। तो हाई कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सीधी सी बात है उसके पास कुछ है ही नहीं, वो एक छोटा सा अमाउंट कमाता है बस, उसके अलावा कुछ उसके पास नहीं है। तो कभी भी जेल भेजने की कार्रवाई जो है, जो फैमिली कोर्ट होती है या सेशन कोर्ट होती है, जहाँ कहीं भी आपका फैमिली मैटर चल रहा है, वो आप पर सीधे नहीं कर सकती, उनको राइट नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन भी आ रही है आपके उसमें, तो ज़रूर इन चीज़ों का हवाला दें जो मैंने बताया है। कई इस पे जजमेंट्स हैं, आपको जजमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे गूगल वगैरह में। और सीधी सी बात है कि धारा 421 CRPC, इसको पढ़े जरा आप लोग, क्योंकि इसको पूरा फुली मेंशन किया हुआ है, आपको गूगल में मिल जाएगा। भले आप वकील नहीं है, लेकिन सभी सेक्शन जो हैं वो अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप उसका हवाला दे सकते हैं। साथ में आपका वकील तो आपने किया ही हुआ होगा, जो भी लोग केस लड़ रहे हैं, आपके वकील को भी जानकारी जरूर देगी, सर ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो उम्मीद है कि हमारी ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आई होंगी। और जब कभी भी सिचुएशन में आपके फ़र्क आता है, फाइनेंशियल कंडीशन में फ़र्क आता है, तब आप ज़रूर जो है क्या कहते हैं, आप कोर्ट की शरण लें, क्योंकि एक समान भरण पोषण पत्नी को लाइफ टाइम देना संभव नहीं होता है, क्योंकि हर पल कंडीशन कुछ अलग रहती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कई बार ये भी होता है कि सैलरी बढ़ जाती है और व्यक्ति का ओहदा बढ़ जाता है, कहीं वाइफ को मालूम पड़ता है तो वो भी चली जाती है कोर्ट 127 में, और वो ज़्यादा भरण पोषण की मांग करने लग जाती है। तो थोड़ा इससे भी सावधान रहें। मालूम पड़ा कि आपकी सैलरी वगैरह बढ़ गई है काफ़ी, पत्नी को आप 10,000 दे रहे थे महीना, पत्नी चले गई कोर्ट, पत्नी ने कहा मुझे 25 चाहिए, अब पति की सैलरी बढ़ गई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि पत्नी को ही मालूम ना पड़ने दे कि आपकी सैलरी बढ़ गई है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जहाँ सैलरी कम करने का, सॉरी, जहाँ भरण पोषण कम करने का प्रोविज़न है, वहाँ पर सैलरी बढ़ने के बाद भरण पोषण को बढ़ाने का भी प्रोविज़न है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है, भरण पोषण देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं और कहते हैं कि सर हमारी तो कंडीशन पहले जैसी नहीं रही है, लोन बढ़ गया है, घर में इतने मेंबर हैं, उसको ये बीमारी है, उसको ये बीमारी, मुझे ये बीमारी है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि आप कोर्ट की शरण में जाएं और कोर्ट को हर चीज़ से अवगत कराएं। कहीं ना कहीं आपको इसमें रिलीफ दोस्तों मिलेगा, 101% मिलेगा। और जब आप भरण पोषण दे रहे होते हैं तो ये भी एक मतलब सच्चाई है कि आपकी जो वाइफ होती है वो भी कहीं ना कहीं से अर्निंग कर रही होती है। थोड़ा उस पर भी नज़र अगर रखें तो फिर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। एक नॉलेज देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, क्योंकि कई लोग बहुत परेशान रहते हैं और कुछ उनके सवाल भी रहते हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो ही बना दिया जाए ताकि उनके डाउट क्लियर हो जाएं। सेक्शन 127 जो है CRPC, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और जेल जाने से बचने के लिए सेक्शन 421 इसका इस्तेमाल करें, ताकि आप जेल जाने से बच सकें। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है कि भरण पोषण में जहाँ व्यक्ति असफल हुआ, सीधा कोर्ट उसको जेल भेज देती है। और एक और चीज़ कि कभी भी कोर्ट 1 साल से अधिक समय का भरण पोषण पति से नहीं वसूल सकती, ये भी CRPC सेक्शन 125 में ही मेंशन किया हुआ है। उदाहरण के लिए आपने 4 साल तक भरण पोषण नहीं दिया है, तो कोर्ट कभी भी ऐसा नहीं करेगी 4 साल का एक साथ लेगी, नहीं, ये संभव नहीं है। कोर्ट जो है 1 साल से अधिक का भरण पोषण एक बार में आपसे डिमांड नहीं कर सकती है। क्लियरली सेक्शन 125 में ये चीज़ मेंशन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी।
कोई डाउट वगैरह अगर आपको है तो हम मैसेज बॉक्स में उसको क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत